सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। मेरा नाम है हर्षित और आज हमारे साथ है राहुल देव जी। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनावी गर्मी पूरे भारत में बढ़ रही है और हम जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र का नाम झारखंड है। आज हम सभी झारखंड के 14 लोकसभा सीट के बारे में एक एक करके बात करेंगे, एक डीप एनालिसिस करेंगे। मेरा आप सभी से वादा है कि इस वीडियो के अंत तक आप झारखंड की राजनीति और लोकसभा चुनाव के बारे में सबसे अधिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की, तर्क और तथ्य के साथ। तो राहुल जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि झारखंड के 14 लोकसभा के सीट हैं, उन 14 सीटों में से मुख्य सीटों के बारे में बताइए कि कहां पे आपको लगता है कि चुनावी गर्मी बढ़ने वाली है और झारखंड वासियों को इस क्षेत्र में चुनाव देख करके मजा आने वाला है। देखिए, जैसा कि चुनावी घोषणा तो हो चुका है जी, और पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीट है जी, और मुकाबला तो 14 लोकसभा सीट पर दिलचस्प होगा, कांटे की होगा और टक्कर की होगा। लेकिन 14 लोकसभा सीट में से लगभग 6-7 सीट ऐसे हैं जहां की टक्कर त्रिकोणीय होगा और बाकी जगहों पर हेड टू हेड मुकाबला होगा। इन 6-7 सीट में से राजमहल है, दुमका है, गिरिडीह है, पश्चिम सिंहभूम है, कोडरमा है, रांची है, लोहरदगा। ये ऐसे सीटें हैं जहां पर इन सीटों पर सबकी नज़र रहेगी और मुकाबला यहां पर लगभग त्रिकोणीय होगा। जी। जैसे राजमहल सीट की अगर हम जिक्र करते हैं तो राजमहल से विजय हंसदा जो कि जेएमएम के मौजूदा सांसद हैं। जी। जानकारी के लिए दर्शकों को बता देते हैं कि पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीट हैं। 14 में से 2019 में 12 पर एनडीए ने जीता था और 2 पर मौजूदा जो गठबंधन है उन्हीं के लोगों ने जीता था। एक जेएमएम के खाते में गई थी और एक कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन हर्षित जी, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि उन 2 सीटों में से भी चुनाव के एन वक्त पहले गीता कोड़ा जो कि सिंहभूम चाईबासा की सांसद थी, वह बीजेपी में शामिल हो गई थी। तो मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो बीजेपी के पास 13 सीटें हैं और गठबंधन के पास एक, जो कि एकमात्र राजमहल विजय हंसदा जी थे। तो इन जो 13 और एक 14 सीटें थी, 13 में से बीजेपी के सहयोगी दल आयसू के खाते में एक था और बाकी कह सकते हैं कि 12 बीजेपी के पास था। जी। तो पहला जो जहां टक्कर हम बोल सकते हैं राजमहल में जेएमएम का जो सीट था वहां से जेएमएम ने मौजूदा सांसद को ही दोबारा मौका दिया है, हंसदा जी को। और यहां से भाजपा ने ताला मरांडी पर भरोसा जताया है और भाजपा की तरफ से ताला मरांडी लड़ रहे हैं। लेकिन मुकाबला यहाँ दिलचस्प ऐसे हो जाता है कि जेएमएम के ही एक विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, जो कि लगभग 2-3 सालों से कह सकते हैं कि वह जेएमएम में होते हुए भी बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। समय समय पर हेमंत सोरेन जी को भी घेरते आए हैं विधानसभा में, जो तमाम तरह के वो आरोप लगाते रहे हैं। जैसे बालू जो हो रहा है, बालू का अवैध रूप से जो हो रहा है, बाकी खनन का मामला है, जल जंगल जमीन का मामला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर वह अपनी सरकार को ही घेरते आए हैं। और कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम का पूरा दिल्ली इच्छा था कि वह वहां से राजमहल से लड़े, सांसद के रूप में लड़े। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम को जेएमएम ने टिकट नहीं दिया। और अब अभी का मौजूदा स्थिति ऐसा है कि लोबिन हेम्ब्रम वहां पर सांसद के चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वह लगभग नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो इस तरह से राजमहल का मुकाबला त्रिकोणीय होगा। ठीक है। एक प्रश्न मेरा दुमका पे है। आपने दुमका का जिक्र किया अपने बात में कि दुमका जितना भी मुख्य जगहों का आपने नाम बताया कि चुनावी गर्मी यहाँ को देखने पे मिलेगी। दुमका के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि पहले सुनील सोरेन जी हुआ करते थे। दुमका एक ऐसा क्षेत्र है जो शिबू सोरेन और जेएमएम का गढ़ माना जाता है। वहां से हेमंत सोरेन ने भी चुनाव लड़ा है। शिबू सोरेन के तमाम प्रत्याशियों ने, जेएमएम के तमाम प्रत्याशियों ने वहां से चुनाव लड़ा है और अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बोल्ड मूव खेला है। अभी जेएमएम के ही परिवार में जो सीता सोरेन थी उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है। सुनील सोरेन जी को टिकट नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है, ये बोल्ड मूव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा या कहीं ना कहीं चुनाव में उनको नुकसान देगा? देखिए, दुमका तो खैर बहुत दिलचस्प सीट है, विधानसभा के समय भी दिलचस्प था और मौजूदा स्थिति जो लोकसभा का चुनाव है अब भी दिलचस्प है। चूंकि भाजपा का वहाँ मौजूदा सांसद जो सुनील सोरेन थे, जिन्होंने
कह सकते हैं कि जेएमएम के किला को ध्वस्त किया था जी। और मौजूदा चुनाव में भी वहां से उनकी नाम की घोषणा कर दी गई थी। जी। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे बदलते गया कि सीता सोरेन जो सोरेन परिवार की बहू है, जी। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, जी। तो वह कहीं ना कहीं नाराज चल रही थी। जब सत्ता बदला, सत्ता के मुखिया बदले, चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे मंत्री बनेंगी। जी। लेकिन चूंकि मंत्री कोटा बसंत सोरेन के पास चला गया जेएमएम परिवार से, तो सीता सोरेन का नाम कट गया जी। और शायद कहीं ना कहीं उन पर भरोसा नहीं जताया गया होगा। तो यहाँ पर सीता सोरेन जी का सब्र का बांध टूट गया और अंततः उन्होंने भी एक बहुत कड़ा डिसीजन लिया जी। और वह अपने पारिवारिक पार्टी को छोड़कर भाजपा की तरफ रुख अख्तियार किया। और भाजपा ने भी यहाँ पर जैसा कि कयास लगाया जा रहा था, अपना मौजूदा सांसद प्रत्याशी को बदलकर सीता सोरेन जी को टिकट दिया। तो दुमका सीट दिलचस्प है। अब बोलिए कैसे दिलचस्प है? तो चूंकि वह सोरेन परिवार का गढ़ रहा है और सीता सोरेन सोरेन परिवार की ही बहू है जी। तो वहाँ के मतदाताओं में कहीं ना कहीं इस बात का संदेश जाएगा कि आखिर तो सोरेन परिवार की ही है। जी। पहली बात। दूसरी बात कि दुर्गा सोरेन एक संघर्षशील नेता के रूप में रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं और जेएमएम को तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी उनका उनके साथ उनके सपोर्टर हैं। उनके समय के जो कार्यकर्ता थे आज भी उनके समर्थन में खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मामला और मुकाबला तो दिलचस्प होता है और सीता सोरेन जी वहाँ कड़ी टक्कर देंगे। अब एक मिनट, वहाँ देखना ये रहेगा कि सोरेन परिवार ने तो नलिन सोरेन जी को टिकट दे दिया है जेएमएम की तरफ से, लेकिन उनका इंटरनल मूव क्या होगा, खुलकर क्या वह नलिन सोरेन के पक्ष में एड़ी चोटी का एक लगाते हैं या कहीं ना कहीं साइलेंट रूप से, चूंकि यह बहू है, हेमंत सोरेन जी जेल में है, शिबू सोरेन उस तरह से चुनावी रण में नहीं आ सकते हैं, चुनावी माहौल में प्रचार में नहीं आ सकते हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बसंत सोरेन जी का इंटरनल सपोर्ट सीता सोरेन जी के साथ है। तो यह मुकाबला दिलचस्प होता है और कहीं ना कहीं सीता सोरेन जी का पलड़ा भारी है वहाँ पे। गिरिडीह के टाइगर जयराम महतो युवाओं में काफी फेमस हैं। आपको क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो और बाकी जो अन्य प्रत्याशी हैं गिरिडीह के क्षेत्र में, गिरिडीह के बारे में आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे कि गिरिडीह में किस प्रकार का चुनावी माहौल होने वाला है? देखिए, गिरिडीह तो ऐसे भी बीजेपी के जो सहयोगी दल है आजसू, इसमें वही जीते थे, चंद्रप्रकाश चौधरी। मौजूदा समय में भी उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया है और कह सकते हैं कि चंद्रप्रकाश चौधरी से गिरिडीह के जो मतदाता हैं संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वह क्षेत्र में उस हिसाब से सक्रिय नहीं थे। उनका वैसा कुछ मोदी जी का जो काम है उसके अलावा उनका कोई पर्सनली वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान क्षेत्र में नहीं है। लेकिन मुकाबला और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन मुकाबला यहाँ पे त्रिकोणीय होता है, जिससे मुकाबला रोचक हो गया। यहाँ पे जेएमएम ने मथुरा महतो को टिकट दिया है और कह सकते हैं कि खैर जयराम महतो की तो अपनी पार्टी है, लेकिन एक निर्दलीय के ही रूप में कह सकते हैं कि जयराम महतो जो टाइगर हैं, तथाकथित टाइगर लगाते हैं अपने नाम के पीछे आगे, वो है और चंद्रप्रकाश चौधरी हैं और तीनों महतो बिरादरी से ही, मतलब कुर्मी बिरादरी से ही आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो वोट तो बटेगा, सीधी सी बात है कि वोट बटेगा। और यहाँ पे जो मुस्लिम मतदाता हैं वो तो मथुरा महतो के पक्ष में मतदान करेंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं जेएमएम के कारण आदिवासी मतदाता भी का भी मुंह मथुरा महतो की तरफ जाएगा। जयराम महतो को आदिवासी उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करेंगे जहां तक हम लोगों ने देखा, क्योंकि जयराम महतो कुर्मी, कह सकते हैं कुर्मी राजनीति करते हैं, अपनी बिरादरी की राजनीति करते हैं और अपनी बिरादरी को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए भी कहीं ना कहीं आवाज उठाते रहे, मुखर रहे हैं। तो इस कारण से वहाँ के लोकल आदिवासियों में ऐसी असहजता है कि अगर एसटी का दर्जा दिलाया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा ही हक मारा जाएगा। तो उस हिसाब से चंद्रप्रकाश चौधरी, जयराम महतो और मथुरा महतो, तो मुकाबला यहाँ पे दिलचस्प है। अब ये देखना यह होगा कि जयराम महतो के साथ जो युवाओं का हुजूम है, जो उनके बिरादरी का खुला समर्थन, और कह सकते हैं कि सुदेश महतो के बाद एक युवा कुर्मी नेता के रूप में, महतो नेता के रूप में जयराम महतो अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और युवाओं का अच्छा खासा जन समर्थन। एक मजाकिया प्रश्न, क्या ये अगला अरविंद केजरीवाल बनेंगे या नहीं, इतना भी बड़ा वो हस्ती नहीं है। लेकिन
जो गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो, मतलब जो उधर के इलाका है, तो उनका युवाओं का उनके पीछे अच्छा खासा जन समर्थन है। तो कहीं ना कहीं यह फैक्टर जरूर साबित होंगे। धनबाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धनबाद में क्या लगता है इस बार आपको? धनबाद से देखिए, यहाँ पे पीएन सिंह जो मौजूदा सांसद थे भाजपा के, भाजपा ने उम्र के आधार पर कह सकते हैं कि उनका टिकट काट दिया। ठीक है। और कहीं ना कहीं सरयू राय जी को ऐसा लगता था कि पीएन सिंह जी का टिकट कटेगा तो एज ए बीजेपी कैंडिडेट के रूप में वे चुनाव मैदान में उतरेंगे और चुनावी रण में अपने आप को लाएंगे। लेकिन और उन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन भाजपा ने ढूलू महतो जी को वहां से अपने कैंडिडेट के रूप में घोषित कर दिया। और जैसे ढूलू महतो का घोषणा हुआ, सरयू राय ने उनके खिलाफ खुले रूप से मोर्चा खोल दिया। और चूंकि ढूलू महतो एक आपराधिक छवि का कह सकते हैं कि कैंडिडेट हैं और दबंग हैं, उस क्षेत्र में कोयले का कहा जा सकता है कि कोयलांचल एरिया है ही, कोयले का कारोबार होता है और उन पर आरोप लगते हैं कि वे पैसे की उगाही करते हैं जी। सरयू राय ने इन्हीं तरह के मुद्दों को सामने रखकर उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला जी। और कांग्रेस, चूंकि भाजपा ने इस चुनाव में झारखंड से राजपूत कैंडिडेट का टिकट काटा और किसी भी राजपूत को फिर से टिकट नहीं दिया। सुनील सिंह का टिकट काटा चतरा से, धनबाद से पीएन सिंह का काटा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि हम राजपूत कैंडिडेट यहाँ से दे, इसलिए उन्होंने सरयू राय को टिकट नहीं दिया। और वहाँ से अनूप सिंह उर्फ जय मंगल सिंह जी की पत्नी, जो कि कांग्रेस से मौजूदा विधायक हैं, उनकी पत्नी अनुपमा सिंह को मैदान में टिकट देकर उतार दिया। अनूप सिंह राजेंद्र बाबू के फैमिली से आते हैं, पुराने कांग्रेस के रह चुके हैं, लेकिन ढूलू महतो और जिस प्रकार से धनबाद सीट है उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुपमा सिंह का पर्सनल फेस वैल्यू नहीं है। वह कांग्रेसी और राजनीतिक बैकग्राउंड से जरूर आती हैं, लेकिन वहाँ पे बोलने वाला, लड़ने वाला, जैसे सरयू राय एक लड़ने वाला नेता जरूर है, अगर रहते तो मुकाबला दिलचस्प होता है। बिल्कुल। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा और टक्कर कांटे की होगी। और हाँ, एक बात और यहाँ बता देना चाहते हैं आपको और दर्शकों को कि सरयू राय तो अब लगभग वहाँ से चुनावी मैदान से बाहर हो चुके हैं। वह खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके जो एक समर्थक है कृष्णा अग्रवाल, वो भी पूर्व भाजपा हैं, भाजपा कार्यकर्ता थे और उन्होंने भी ढूलू महतो के खिलाफ मोर्चा खोला था और मीडिया में खुलेआम विरोध किया था और ओपन लेटर जारी किया था। तो कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि सरयू राय कृष्णा अग्रवाल को अपना समर्थन देकर अपना कैंडिडेट के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वहां से उतार सकते हैं। तो मुकाबला वहां पे चतुष्कोणीय हो सकता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सरयू राय का क्या मूव होता है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, हाँ बिल्कुल, इसके बारे में अपना शॉर्ट एनालिसिस दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से है जी। इसके बारे में दर्शकों को ये बताइए कि इस यहाँ पे जो चुनावी गर्मी रहेगी उससे क्या असर पड़ने वाला है झारखंड की राजनीति में। देखिए, पश्चिमी सिंहभूम तो सच में दिलचस्प सीट है, क्योंकि यहाँ से गीता कोड़ा सांसद थी और गीता कोड़ा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव पूर्व में जीती हुई थी 2019 में, और मधु कोड़ा की पत्नी है। और मधु कोड़ा गीता कोड़ा का कह सकते हैं कि सिंहभूम गढ़ है, वहाँ पे उनका एक अपना छवि है। भले उन पर करप्शन का चार्ज था मधु कोड़ा जी के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ लोकल रूप से वह लोकप्रिय नेता हैं, जन नेता हैं। और इस बार गीता कोड़ा बीजेपी की खेमे में आ गई हैं और बीजेपी से हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंहभूम क्षेत्र से जेएमएम ने जोबा मांझी के रूप में एक कमजोर कैंडिडेट दिया है। अब कमजोर कैसे? तो इसलिए कि जोबा मांझी का कभी हार्दिक इच्छा नहीं था कि वह संसदीय का चुनाव लड़े। उन्हें कहीं ना कहीं मंत्री, झारखंड सरकार में मंत्री बनना था, लेकिन जेएमएम ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया और उन्हें कैंडिडेट के रूप में वहां से खड़ा किया। और जोबा मांझी का अपना कोई तैयारी नहीं है, कह सकते हैं कि वह बेमन से चुनाव लड़ रही है, जैसा कि वहाँ से जानकारी इकट्ठा किया गया, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और चूंकि जोबा मांझी कह सकते हैं कि संथाली आदिवासी हैं और इलाका हो का है, हो जनजाति का है, तो इस आधार पर भी उनका विरोध होगा, वोट न मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं हो आदिवासी और संथाली आदिवासी में वोट बंटेगा। और वहां से दशरथ गगराई जेएमएम के तरफ से लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे और चर्चा उन्हीं का था कि दशरथ गगराई को टिकट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दशरथ गगराई भी अंदर से नाराज चल रहे हैं, तो वह भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि गीता कोड़ा इलेक्शन निकाल सकती हैं।
उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक बने रहिए वीडियो के अंत तक। रांची, कोडरमा और लोहरदग्गा, इन तीनों सीटों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोडरमा सीट की अगर हम चर्चा करते हैं जी। तो कोडरमा से वहाँ पे मौजूदा सांसद बीजेपी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी जी हैं, जो कि केंद्र में उनको मंत्री भी बनाया गया था। और वहाँ पे महागठबंधन की तरफ से राजकुमार यादव उम्मीदवार हैं जी। और एक तीसरा फैक्टर वहाँ पे है जो कि जेपी वर्मा, जो कि जेएमएम की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी पहले कर रहे थे और वहाँ पे जेएमएम के कोटा में सीट न जाकर कम्युनिस्ट पार्टी की खाता में वो सीट गया और कैंडिडेट वहाँ पे राजकुमार यादव डिक्लेयर हुए। लेकिन जेपी वर्मा ने घोषणा किया है कि वह चुनाव लड़ेंगे, तो इस कारण से कोडरमा सीट का भी मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है और मुकाबला दिलचस्प होगा। इसके बाद रांची और लोहरदग्गा की चर्चा करेंगे। तो रांची सीट में भी करेंगे जी। रांची से भाजपा के मौजूदा सांसद संजय सेठ हैं। भाजपा ने दोबारा उन्हीं पर भरोसा जताया है और संजय सेठ को वहां पर उतारा है। वहाँ एक फैक्टर रामटहल चौधरी, जो कि चुनाव के एन वक्त पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, पूर्व में वो भाजपा में ही थे। भाजपा से 5 बार सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं और उनका कह सकते हैं कि अच्छा खासा उनके साथ वोट बैंक भी है, बिरादरी का वोट है, कोयरी कुर्मी का वोट है उनके साथ। और उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार के रूप में उतारेगी, जिसकी संभावना बेहद कम थी वहाँ, क्योंकि सुबोध कांत सहाय एक जाना पहचाना चेहरा है, कांग्रेस में उनकी अच्छी खासी पैठ है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर कह सकते हैं कि भाजपा को वॉक ओवर दे दिया, क्योंकि सुबोध कांत सहाय को टिकट न देकर उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को वहाँ से उतारा है। यशस्विनी सहाय एक तो नया फेस है, नई चेहरा है, उन्हें कोई पहचानता नहीं है। कांग्रेस के ही 5 लोग उन्हें नहीं पहचानते हैं, तो मतदाता क्या पहचानेगा? तो वहाँ पे अगर रामटहल चौधरी भी नाराज हो गए इस कांग्रेस की इस कदम से, कांग्रेस में तो जरूर शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने नाराजगी साफ जाहिर मीडिया में खुले रूप से कर दिया है। अगर वे चुनाव में आते हैं तो मुकाबला वहाँ त्रिकोणीय होगा। उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोहरदग्गा सीट की। देखिए, लोहरदग्गा सीट यहाँ पर भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद सुदर्शन भगत का टिकट काटकर अपने राज्यसभा सांसद समीर उरांव को लोकसभा में उतारा है। यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प होता है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के कोटे में गया है। कांग्रेस ने यहाँ पर सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन मामला यहाँ दिलचस्प तब होता है कि जब जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा यहाँ पहले से ही संसदीय का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और घोषणा भी किया था। और चूंकि यह सीट कांग्रेस के खाते में गई, तो चमरा लिंडा ने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है और चुनावी रण में शामिल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से लोहरदग्गा सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और जो मुकाबला हेड टू हेड होता और जहां पर महागठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता था, अब चमरा लिंडा के आने से कह सकते हैं कि भाजपा के लिए यह सीट उतना टफ नहीं रहा। इसके बाद हम वीडियो काफ़ी लंबा ना जाए, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करेंगे बाकी बचे हुए सीटों पर। तो गोड्डा सीट आते हैं। गोड्डा पर यहाँ पर भाजपा के तेज तरार नेता निशिकांत दुबे 2 बार से सांसद रहे। भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और यहाँ पर भी महागठबंधन के तरफ से या कांग्रेस के खाते में सीट गया था और कांग्रेस शुरू से ही कंफ्यूज थी। यहाँ एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति थी। 3 दावेदार थे, दीपिका पांडे सिंह, फुरकान अंसारी के फैमिली, फुरकान अंसारी जो इरफान अंसारी जो उनके बेटे विधायक है, और एक प्रदीप यादव। पहले तो कांग्रेस यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार बनाती है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है, कांग्रेस को ऐसा क्या लगती है कि उनका टिकट काट कर प्रदीप यादव को नए उम्मीदवार के रूप में घोषित करती है। लेकिन फिर भी अंतरकलह तो बरकरार ही रहा, क्योंकि जो लड़ाई थी 3 दावेदार थे तो किसी को तो एक ही को टिकट मिला। तो फुरकान अंसारी, इरफान अंसारी नाराज हैं, दीपिका पांडे सिंह नाराज हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ निशिकांत दुबे के लिए यह फाइट आसान होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं पलामू से मौजूदा सांसद वीडी राम, एक बार फिर इन्हीं पर भरोसा जताया गया है। महागठबंधन की तरफ से ममता भुइयां जी हैं और एक कामेश्वर बैठा जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, बीएसपी की तरफ से वह हैं, पहले राजद में थे, इस्तीफा देकर बीएसपी से लड़ रहे हैं। चतरा को कुछ दिलचस्प होगा, क्योंकि चतरा यहाँ मौजूदा सांसद भाजपा ने सुनील सिंह का टिकट काटकर कालीचरण सिंह को, जो कि वहाँ के स्थानीय है, चतरा के लोगों का डिमांड रहा है स्थानीय उम्मीदवार को लेकर, तो यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार भाजपा ने दिया है। महागठबंधन की तरफ से यह सीट केएन त्रिपाठी मतलब कांग्रेस के कोटे में गया और कांग्रेस के रूप में केएन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया, जो कि पलामू डाल्टनगंज से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर दिलचस्प तब मुकाबला हो गया कि गिरनाथ सिंह जी, जो कि गढ़वा से आते हैं, वह पहले भाजपा में थे, भाजपा से इस्तीफा देकर राजद में गए, क्योंकि उन्हें चतरा से टिकट
लेने की और चुनाव लड़ने की इच्छा थी। लेकिन चूंकि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में सीट जाता है तो गिरिनाथ सिंह का हाथ खाली रह जाता है। अब ऐसे जब ऐसा घटना हुआ तो गिरिनाथ सिंह यहाँ लगभग उम्मीद है कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आएंगे, तो मुकाबला यहाँ पर भी त्रिकोणीय होगा, दिलचस्प होगा। इसके बाद खूंटी में आते हैं। खूंटी में हेड टू हेड होगा कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा के बीच। अर्जुन मुंडा मौजूदा सरकार में भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री हैं, तो यहाँ हेड टू हेड होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगभग हम सभी सीटों पर हमने डिस्कशन कर लिया। चलिए, ये तो हो गई सीट की बात, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं ये जानता हूं कि ये प्रश्न झारखंड का हर जनता पूछना चाहता है कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है। क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि आदिवासी समाज का जो मुख्य चेहरा है हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, अभी जेल में है। लोगों को डर है कि अगर वो जेल में है तो भाजपा क्या करेगी, जेएमएम क्या करेगी, आजसू क्या करेगी, और इस चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है। देखिए, मुद्दा तो चुनावी मुद्दा तो बहुत होते हैं, लेकिन जो आम मतदाता का मुद्दा कर सकते हैं, जो कि भारत युवाओं का देश है, युवा मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, तो मुख्य रूप से तो बेरोजगारी का ही मुद्दा है जी। और मौजूदा सरकार ने रोजगार मतलब कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में कह सकते हैं कि सबसे कम प्रदर्शन किया है मौजूदा सरकार ने। क्योंकि रोजगार के अवसर तो तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं कि हमने इतना रोजगार का अवसर पैदा किया, लाखों में उसकी संख्या बताते हैं, लेकिन युवा तैयारी करते हैं, जीतोड़ मेहनत करते हैं, उनके बाप माँ जो पैसा खर्च करके मेहनत करवाते हैं अपने गरीबी को झेलते हुए सरकारी नौकरी के लिए। तो मौजूदा सरकार ने सरकारी नौकरी के क्षेत्र में तमाम विभागों में सीट खाली है, लेकिन उस तरह से बाकी जो फील्ड में मौजूदा भाजपा सरकार ने प्रदर्शन किया है इस क्षेत्र में पीछे रह गई है। लेकिन महागठबंधन एक तो बिखरा हुआ है, और झारखंड में क्या हुआ कि सीट शेयरिंग में देरी हुई, उसके बाद कैंडिडेट चयन में उहापोह की स्थिति बनी रही। तमाम जो हमने सीट आपको बताया है, चाहे वह राजमहल का सीट हो, चाहे वह चतरा का हो, लोहरदगा का हो, रांची का हो, चाहे वह हजारीबाग का हो, गोड्डा का हो, धनबाद का हो, कंफ्यूजन रहा है महागठबंधन की ओर से और खासकर कांग्रेस की तरफ से जी। और हर जगह उनके 2-3 लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, और एन वक्त पर किसी दो को नाराज करके तीसरे को टिकट दिया गया। तो भाजपा के लिए यह मुकाबला टफ हो सकता था। भले ही हेमंत सोरेन चुनावी परिदृश्य से बाहर हैं, लेकिन आज भी सबसे बड़ा चेहरा झारखंड में वही है जी, बिल्कुल। तो अगर वो बाहर होते तब तो मुकाबला दिलचस्प होता। अगर अंदर भी है, बाहर नहीं भी है, तो कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला है और तमाम विपक्षी नेताओं ने मोर्चाबंदी किया है। लेकिन चूंकि कैंडिडेट चयन उस हिसाब से नहीं, क्योंकि देखिए भाजपा क्या है कि भाजपा अगर किसी को भी डमी कैंडिडेट को भी खड़ी करती है तो भाजपा के जो कोर वोटर हैं और समर्थक हैं वो मोदी के चेहरा पर और कमल निशान पर वोटिंग करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है कैंडिडेट कौन है, क्या है, कैसा है। थोड़ा बहुत विरोध होता है, लेकिन अंततः वह कमल के नाम पर वोटिंग कर देते हैं। लेकिन चूंकि महागठबंधन में कोई सिंगल फेस नहीं है, कोई फेस वैल्यू नहीं है, इसलिए कैंडिडेट डिपेंड करता है कि आप वहाँ कैंडिडेट कैसा है और किसे कैंडिडेट के रूप में उतारते हैं। तो इसलिए मुकाबला जो कि दिलचस्प और धमाकेदार और कांटे का टक्कर का हो सकता था, कहीं न कहीं हल्का हुआ है। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये एक चिंगारी है जो हम वीडियो के माध्यम से उठाते हैं, इसे आग बनाना आपका काम है। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।